वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 7, जिसमें जिस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं वो है रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शंस। सबसे पहले समझेंगे कि रेडियल वेव फंक्शंस क्या होते हैं, देन हम देखेंगे उनके फीचर्स को। उसके बाद समझेंगे कि क्या होते हैं एंगुलर वेव फंक्शंस एंड देन उसके फीचर्स को समझेंगे। तो चलिए अपनी नोटबुक रेडी कर लीजिए, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो चलिए पहले समझेंगे देन नोट करेंगे। रेडियल वेव फंक्शन क्या कहता है? द रेडियल वेव फंक्शन इज द फंक्शन विच गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। सिंपल लैंग्वेज में रेडियल वेव फंक्शन बेसिकली वो फंक्शन है जो न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बताए, यानी पोजीशन बताए इलेक्ट्रॉन की, या फिर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हमें बताए। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज़ ऑफ टू क्वांटम नंबर्स n एंड l। ये जो रेडियल वेव फंक्शन है ये दो क्वांटम नंबर्स पर डिपेंड करता है। कौन कौन से? पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। लास्ट ही लेक्चर में हमने क्वांटम नंबर्स को डिस्कस किया था। क्या बताता है? n हमारे पास शेल के बारे में बताता है, और l एजीमुथल क्वांटम नंबर जो कि हमें सब शेल के बारे में बताता है। अगर हमें रेडियल वेव फंक्शन को एक्सप्रेस करना है तो हम कैसे करेंगे? कैपिटल R और उसके सबस्क्रिप्ट में n, l इंटू में स्मॉल r। जो स्मॉल n है आपको पता है, ये बता रहा है कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर, और स्मॉल l साथ में एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रहा है। और स्मॉल r क्या बता रहा है? जो न्यूक्लियस से हम डिस्टेंस ले रहे हैं, जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, या फिर कहीं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देख रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं। क्लियर? तो आप इतना नोट करें, देन हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ रेडियल वेव फंक्शंस। इससे पहले कि हम फीचर्स को डिस्कस करें, आप ये टेबल ड्रॉ करो। टेबल बेसिकली क्या बता रहा है कि जो हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिटल्स हैं उनके रेडियल वेव फंक्शन के बारे में बता रहा है। ये टेबल ज़रूरी है क्योंकि इसी के बेस पर हम फीचर्स को समझेंगे। क्या है टेबल में? पहले कॉलम में है हमारे पास क्वांटम नंबर्स, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर। n 1 है, l की वैल्यू 0 है। हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करके आए हैं कि l 0 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा ऑर्बिटल होता है? s ऑर्बिटल। तो 1 n l 0 तो 1s ऑर्बिटल। इसी तरीके से n 2 है, l 0 है तो 2s ऑर्बिटल। l 1 है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल p होता है तो 2p ऑर्बिटल हो जाएगा। 1s ऑर्बिटल के कोरस्पॉन्डिंग जो रेडियल पार्ट है वेव फंक्शन का, वो है z अपॉन a नोट टू द पावर 3/2 e टू द पावर माइनस ZR अपॉन a नोट। जो z है वो है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन एटम की केस में 1 वैल्यू हो जाएगी। a नोट की जो वैल्यू होती है वो है हमारे पास h² अपॉन 4π² me²। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, m इलेक्ट्रॉन का मास है, और e क्या है कि चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम जो होता है। हाइड्रोजन एटम के केस में जो a नोट है, जो बोहर रेडियस जिसे हम कहते हैं, वो है 0.529 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? इसी तरीके से जो 2s ऑर्बिटल है उसके कोरस्पॉन्डिंग रेडियल पार्ट जो है वेव फंक्शन का वो ये रहा, और 2p के कोरस्पॉन्डिंग ये रहा। अब ये कहाँ से आए हैं वो सिलेबस से बाहर चला जाएगा। आई थिंक उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उतने सफिशिएंट है फीचर्स को अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए आप इस टेबल को ड्रॉ कर लीजिए, देन हम देखते हैं फीचर्स को। तो चलिए पहले फीचर को देखते हैं रेडियल वेव फंक्शंस के। द रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन फॉर 1s ऑर्बिटल इंडिकेट्स क्लियरली दैट the radial part of wave function depends mainly on the exponential form e to the power minus ZR upon a naught। देखो जो टेबल आपने अभी ड्रॉ की, वहाँ पर 1s के कोरस्पॉन्डिंग रेडियल पार्ट देखिए वेव फंक्शन का। वहाँ पर z एटॉमिक नंबर है, 1 हो जाएगा। a नोट बोहर रेडियस है जिसकी वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम है हाइड्रोजन एटम के केस में, यानी पूरी वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई। तो जो रेडियल पार्ट है वेव फंक्शन का वो तो सिर्फ एक्सपोनेंशियल टर्म पे ही डिपेंड किया ना, जो कि है e टू द पावर माइनस ZR अपॉन a नोट। As other terms in the expression are constant, z is equal to 1 for hydrogen atom and a naught is equal to 0.529 angstrom। ये बात अभी हमारी हुई।
It shows that radial part of wave function for 1s orbital should decrease with increase in r from the nucleus। कि अगर हम न्यूक्लियस से डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो जो रेडियल पार्ट है 1s ऑर्बिटल का वो डिक्रीज करेगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए दिख भी रहा है, जो रेडियल पार्ट है वेव फंक्शन का वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ एक्सपोनेंशियल टर्म पे। अब ये ई इन्वर्स है तो हम इसको बाय में लिख सकते हैं 1/e⁻⁻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 ⁻
ए नोट। अब जैसे ही, अब ये तो प्लस हो गया क्योंकि हमने नीचे लिख दिया इन्वर्स को। अब जैसे ही ये टर्म बढ़ेगी तो जो रेडियल पार्ट है वो डिक्रीज होगा कि नहीं। जैसे देखो, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में मान लो इसकी वैल्यू 2 है, अब इंक्रीज 1/2 हुआ तो कितना आया 0.5। अब हमने इसको इंक्रीज किया, डिनोमिनेटर को 1/4 किया, हमने 1/4 किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई 0.25। यानी डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो हमारे पास आर की वैल्यू डिक्रीज होगी कि नहीं। तो वही बात तो यहाँ है कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे आर की वैल्यू बढ़ेगी तो ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी। जैसे जैसे हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो जो रेडियल पार्ट है 1s ऑर्बिटल का वो डिक्रीज करेगा। और वही चीज़ यहाँ पर ग्राफ में दिखाई गई है, यहाँ से भी समझ सकते हैं हम। जैसे देखो, इस तरफ तो रेडियल पार्ट बढ़ रहा है, इस तरफ डिस्टेंस न्यूक्लियस है जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, पिकोमीटर यूनिट है। अब जैसे मान लो इस पॉइंट पर बात करें, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग ये हमारे पास रेडियल पार्ट हो गया। अब हम डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं न्यूक्लियस से, मान लो यहाँ आया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो रेडियल पार्ट है वेव फंक्शन का देखो डिक्रीज कर गया, क्योंकि रेडियल पार्ट इस तरह बढ़ रहा है ना, तो ये वाला तो ऊपर वाले से कम हुआ। यही बात हो रही है कि जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रहा है तो जो रेडियल पार्ट है 1s ऑर्बिटल का वो डिक्रीज कर रहा है। ये चाहे ग्राफ से देख लो, चाहे आप यहाँ से मैथमेटिकली देख लो। क्लियर? तो आप इतना नोट करें, देन हम देखते हैं नेक्स्ट जो फीचर है रेडियल वेव फंक्शन का। चलिए नेक्स्ट फीचर देखते हैं। द रेडियल वेव फंक्शन फॉर 2s ऑर्बिटल डिपेंड्स मेनली ऑन द एक्सपोनेंशियल टर्म 2 - ZR/a0 इंटू e⁻ -ZR/2a0। देखो, जो टेबल ड्रॉ की है 2s ऑर्बिटल के कोरस्पॉन्डिंग रेडियल पार्ट देखो वेव फंक्शन का, वहाँ पर भी सिमिलरली Z/a0 वाली टर्म तो पूरी कांस्टेंट हो गई, बची एक्सपोनेंशियल वाली टर्म, यानी जो 2 - ZR/a0 e⁻ ZR/2a0 वाली है। क्लियर? अब देखो, thus for 2s orbital radial part of wave function should decrease with increase in r। स्मॉल r क्या है? न्यूक्लियस से डिस्टेंस कि हम जैसे जैसे r की वैल्यू इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो रेडियल पार्ट है जो इस टर्म पे डिपेंड कर रहा है वो डिक्रीज करेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखो जैसे जैसे r बढ़ रहा है तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं। जैसे मान लो ये 1 होती तो 2 - 1 आया 1। अब ये चीज़ बढ़ी, यानी मान लो 2 हुई तो 2 - 2 हो गया 0। 1 से 0 डिक्रीज कर गई ना टर्म, क्योंकि नेगेटिव वाला पार्ट बढ़ रहा है। सेम चीज़ यहाँ पर है। एंड शुड बिकम 0 एट r इज इक्वल टू 2a0/z। अगर हम r को 2a0/z रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। रखकर देख लेते हैं। यह है रेडियल पार्ट वेव फंक्शन का 2s ऑर्बिटल के लिए, 2 - z/a0 एज इट इज़। r की वैल्यू रखी है 2a0/z। अब देखो, a0 से a0 कैंसल, z से z कैंसल, 2 - 2 बचा, 2 - 2 क्या है 0, तो पूरी टर्म क्या हो गई 0। यानी जो रेडियल पार्ट है वेव फंक्शन का 2s ऑर्बिटल केस में वो क्या हो गया 0। और इस पॉइंट को जहाँ पर रेडियल पार्ट जो है एक वेव फंक्शन का वो 0 हो रहा है, हम उसे बोलते हैं नोड। द पॉइंट एट विच रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द नोड। क्लियर? अब इस ग्राफ को देख लेते हैं। डिक्रीजिंग नेचर तो हम पहले ही समझ चुके हैं। देखो यहाँ पर भी ई इनवर्स है, बाय में लिखेंगे तो ये बाय वाली टर्म बढ़ेगी तो जो एक्सपोनेंट जो हमारे पास रेडियल पार्ट है वेव फंक्शन का वो कम होगा। अभी जस्ट हमने देखा था 1s ऑर्बिटल केस में। तो डिक्रीजिंग नेचर तो समझ आ रहा है। और हमें देखा है अभी कि r इज इक्वल टू 2a0/z पर रेडियल पार्ट 0 हो रहा है, और जहाँ पर रेडियल पार्ट 0 हो रहा है उसे हम नोड बोल रहे हैं। इस लाइन पर रेडियल पार्ट 0 ही तो है, इसके बाद ही तो इंक्रीज होना शुरू हुआ, इससे नीचे नेगेटिव हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर हमारे पास 0 हो गई रेडियल पार्ट की वैल्यू, तो ये हम बोलेंगे कि ये नोड है। क्लियर? तो आप इतना नोट करो, देन हम चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो चलिए थर्ड फीचर देखते हैं। For 3s orbital, the radial part of the wave function becomes 0 at 2 points।
3s ऑर्बिटल के केस में हमारे पास जैसे अभी हमने 1s ऑर्बिटल के कोरस्पॉन्डिंग रेडियल पार्ट देखा वेव फंक्शन का, 2s ऑर्बिटल के कोरस्पॉन्डिंग रेडियल पार्ट देखा वेव फंक्शन का, टेबल ड्रॉ की है। इसी तरीके से जो 3s ऑर्बिटल होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग भी कुछ ना कुछ रेडियल पार्ट होगा ना वेव फंक्शन का। तो जैसे इनसे पहले वाले केसेस में हमने इंस्पेक्शन की, उसी तरीके से जब 3s ऑर्बिटल के केस में जो रेडियल पार्ट है वेव फंक्शन का उसकी इंस्पेक्शन की गई, तो वहाँ पर पता चला कि जो वेव फंक्शन है वो 2 पॉइंट्स पर जीरो हो रहा है। और हमें पता है वो पॉइंट जिस पे रेडियल पार्ट जीरो होता है एक वेव फंक्शन का, उसे हम क्या बोलते हैं, नोड। यहाँ पर 2 पॉइंट्स पर जीरो है, तो यहाँ पर कितनी नोड्स आएंगी, 2 नोड्स आएंगी। एंड शोज ए पॉजिटिव वैल्यू बियॉन्ड सेकेंड नोड एक्वायरिंग ए मैक्सिमम वैल्यू बिफोर डिक्रीजिंग टू द इनफाइनेटिसमली स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। कहता है कि ये पॉजिटिव वैल्यू शो करता है सेकंड नोड के बाद और एक मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करता है इससे पहले कि वो इन्फाइनेटिसमली स्मॉल नेगेटिव वैल्यू को अचीव करे। इन्फाइनेटिसमली मतलब बहुत ही कम। आप ग्राफ से भी समझ सकते हो, डिक्रीजिंग नेचर हम समझ के आ चुके हैं। 2 पॉइंट्स पर रेडियल पार्ट की वैल्यू 0 है, 2 नोड्स आई। अब सेकंड नोड के बाद ये इंक्रीज करता है और एक मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करता है और उसके बाद इन्फाइनेटिसमली स्मॉल नेगेटिव वैल्यू को। द 3s ऑर्बिटल दस हैज 2 नोड्स, क्लियरली दिख रहा है। तो हमारे इस केस में 3s ऑर्बिटल में 2 नोड्स हो गई। क्लियर, तो आप इसे नोट करें, देन हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फोर्थ फीचर देखिए। The expression for the radial wave function of the 2p orbital of hydrogen atom with atomic number is equal to 1 depends on the term r upon a naught e2 into e to the power minus r upon 2a naught। जैसे 1s ऑर्बिटल के उसमें देखा था ना हमने कि z upon a naught वाले टर्म तो कांस्टेंट हो रही थी, सिर्फ एक्सपोनेंशियल टर्म पे डिपेंड हो रहा था। इसी तरीके से 2s में भी देखा था। इसी तरीके से जब इंस्पेक्शन की गई 2p ऑर्बिटल वाले रेडियल पार्ट के वेव फंक्शन की, आप देख भी सकते हैं, इसको तो हमने टेबल में भी ड्रॉ किया है, वही z upon a naught वाली टर्म तो कांस्टेंट हो जाएगी और बची एक्सपोनेंशियल वाली तो इस पर रेडियल पार्ट डिपेंड करेगा। The expression becomes 0 only when r is equal to 0. Thus the 2p orbital has no node. अब r की वैल्यू कितनी ही इंक्रीज कर लो, ऐसा कोई पॉइंट नहीं आने वाला जहाँ पर रेडियल पार्ट है जो वेव फंक्शन का 0 हो जाए, यानी कोई नोड ही नहीं होगी। जब r की वैल्यू 0 हो रही है तभी ये एक्सप्रेशन 0 आ रहा है। तो मन में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर 0 तो हो रही है ना रेडियल पार्ट की वैल्यू, तो एक नोड क्यों नहीं। समझो, देखो यहाँ पर रेडियस को 0 कर दिया गया है। रेडियल वेव फंक्शन क्या है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के पास जाने की प्रोबेबिलिटी। अगर आपने डिस्टेंस ही खत्म कर दिया तो फिर सिग्निफिकेंस ही क्या रह गया रेडियल वेव फंक्शन का। क्लियर, तो अभी हमने जितने डिस्कस भी किया है वहाँ पर एक डिस्टेंस पर नोड आई है, यहाँ पर तो डिस्टेंस ही 0 हो गया तो कोई नोड नहीं है। द रेडियल वेव फंक्शन इंक्रीजेज टू ए मैक्सिमम वैल्यू, देखो इंक्रीज किया और एक मैक्सिमम वैल्यू को अचीव किया, एंड देन डिक्रीज अंटिल इट बिकम्स इन्फाइनेटिसमली स्मॉल। उसके बाद ये डिक्रीज होता चला गया जब तक ये इन्फाइनेटिसमली स्मॉल ना हो गया, मतलब बहुत ही छोटा हो गया। द वैल्यू इज पॉजिटिव ऑल थ्रू, पॉजिटिव वैल्यू रहती है। इससे पहले वाले केस में देखा था ना, वहाँ पर इन्फाइनेटिसमली स्मॉल नेगेटिव वैल्यू को अप्रोच कर रहा था, लेकिन यहाँ पर इन्फाइनेटिसमली स्मॉल वैल्यू तक तो जा रहा है लेकिन नेगेटिव नहीं है, ऑल थ्रू ये पॉजिटिव रहेगा। तो आप इतना नोट करो, देन हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट फीचर देखिए। द रेडियल वेव फंक्शन फॉर 3p ऑर्बिटल शोज एन इंक्रीज इन द बिगनिंग। देखिए, जो रेडियल वेव फंक्शन की बात करें 3p ऑर्बिटल में, टेबल में हमने 1s 2s एंड 2p का किया है। इसी तरीके से 3p के भी कोरस्पॉन्डिंग रेडियल पार्ट होगा वेव फंक्शन का, उसकी इंस्पेक्शन की गई तो पाया गया कि शुरुआत में हमें एक इंक्रीज देखने को मिलता है। देखो इंक्रीज हो रहा है ना इन बिगनिंग, एंड इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग आफ्टर अटेनिंग द मैक्सिमम वैल्यू। इंक्रीज होता हुआ एक मैक्सिमम वैल्यू का अटेन किया और उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो गया। देन इट इज़ देन फॉलोड बाय ए नेगेटिव वैल्यू रीचिंग टू द मिनिमम वैल्यू। उसके बाद ये नेगेटिव होना शुरू करता है और एक मिनिमम वैल्यू को अचीव करता है, रीचिंग टू द मिनिमम वैल्यू बिफोर इंक्रीजिंग टू एन इन्फाइनेटिसमली स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। इससे पहले कि ये इन्फाइनेटिसमल यानी बहुत कम नेगेटिव वैल्यू को अचीव करे, उससे पहले इसकी एक मिनिमम वैल्यू होती है, उसके बाद ये इन्फाइनाइटली स्मॉल वैल्यू को अचीव करती है नेगेटिव के। द रेडियल नोड अपीयर्स इन द प्लॉट। क्लियरली इस पॉइंट पर जो रेडियल पार्ट है वेव फंक्शन का वो 0 हो रहा है, तो ये नोड है क्योंकि यहाँ पर 0 है ना, क्योंकि इसके बाद ही इंक्रीज होना शुरू हुआ है, इसके बाद ही नेगेटिव। तो ये बात हो गई हमारे पास 3p ऑर्बिटल की। तो आप इतना नोट करो, देन हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए 6th फीचर देखिए।
द रेडियल वेव फंक्शन स्पेसिफाइज द साइज ऑफ द ऑर्बिटल। कहता है कि जो रेडियल वेव फंक्शन है वो ऑर्बिटल का साइज़ बता रहा है। देखो अगर थोड़ा सा डीप में देखें तो वास्तविकता में ये चीज़ है, क्योंकि रेडियल वेव फंक्शन क्या है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। यानी डिस्टेंस बता रहा है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, ऑर्बिटल के अंदर। तो इनडायरेक्टली ऑर्बिटल का साइज़ ही पता चल गया ना कि इतने साइज़ के अंदर अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वो बात है कि ये फंक्शन क्या बता रहा है, ऑर्बिटल का साइज। एंड द रेडियल वेव फंक्शन फॉर ऑल द 3 2p ऑर्बिटल्स। पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, क्वांटम नंबर में डिस्कस किया था ना, px py एंड pz। तो तीनों के लिए ही रेडियल वेव फंक्शन सेम होगा। ऐसा नहीं है कि px के लिए अलग होगा और py के लिए अलग होगा, सेम होगा, यानी इनका सेम साइज होगा। क्लियर? तो आप इतना नोट कीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 7th देखिए, द प्लॉट्स ऑफ रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन वर्सेस स्मॉल r यानी न्यूक्लियस से डिस्टेंस फॉर द 3d ऑर्बिटल एंड 4f ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम आर सिमिलर टू डैट ऑफ 2p ऑर्बिटल। कहता है कि जो 3d ऑर्बिटल है और 4f ऑर्बिटल है उसके कोरस्पॉन्डिंग इनके जो भी रेडियल पार्ट्स रहेंगे वेव फंक्शन के, वो सिमिलर है जैसा कि 2p ऑर्बिटल के केस में है। Radial wave function plots shows that the first orbital of each type, example 1s 2p orbital, has no nodes and have the same positive sign everywhere। अब किस तरीके से सिमिलैरिटी है 2p ऑर्बिटल के साथ वो बताना चाह रहा है कि अभी हमने देखा है कि जो पहला ऑर्बिटल है हर टाइप का, जैसे s में सबसे पहला क्या है 1s, p में कौन सा है 2p, क्योंकि 1p तो नहीं होता ना, 2 में ही पहली बार p आता है, तो p में इस टाइप का पहला हुआ 2p। इसी तरीके से डी में डी टाइप का पहला कौन सा होगा 3D, क्योंकि 2D तो नहीं होता ना। इसी तरीके से एफ टाइप है, उसमें पहला कौन सा होगा 4F होगा, क्योंकि 3F तो नहीं होता ना। तो इस वजह से ये हमें कह रहा है कि जो पहले ऑर्बिटल हैं उसमें कोई नोड्स नहीं होती और उनका पॉजिटिव साइन होता है हर जगह। अभी हम पीछे देख के भी आए हैं कि 1s का जब हमने ग्राफ प्लॉट किया था, 2p का ग्राफ प्लॉट किया था, तो पॉजिटिव आ रहा था, यानी एक्सिस के जो हमारे पास रेडियस वाली एक्सिस थी उसके ऊपर हमारे पास ग्राफ आ रहा था। बात भी हुई थी कि इन्फाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव, इन्फाइनाइटली स्मॉल वैल्यू को तो अचीव करता है 2p ऑर्बिटल के केस में और सभी जगह पॉजिटिव रहता है। तो यानी जो शुरुआत के ऑर्बिटल हैं हर टाइप के, जैसे कि 1s 2p हो गया, इनमें पाया गया कि कोई नोड नहीं है और हर जगह पॉजिटिव साइन है। तो हमारे पास दूसरे काइंड के भी जो पहले ऑर्बिटल रहेंगे उनमें भी कोई नोड्स नहीं होगी, उनमें भी पॉजिटिव साइन रहेगी। इस तरीके से सिमिलैरिटी कहना चाह रहा है ये। Similarly, the radial wave function for 3d and 4f orbitals remain positive throughout and there are no nodes, कोई nodes नहीं होंगी। यही बात हमारी हुई। There appears the maxima before decreasing the value of radial part of wave function to an infinitesimally small value, कि इससे पहले कि जो हम ग्राफ देखेंगे, प्लॉट देखेंगे कि वो इन्फाइनाइटली स्मॉल वैल्यू का अचीव करे, उससे पहले वो एक मैक्सिमा अचीव करेगा। आप इतना नोट करें, देन हम प्लॉट्स भी लिख लेते हैं इसके। तो ये देखो प्लॉट 3D ऑर्बिटल, इधर है हमारे पास रेडियल पार्ट वेव फंक्शन का, आर न्यूक्लियस से डिस्टेंस, इससे पहले कि इन्फाइनाइटली स्मॉल वैल्यू का अचीव करे एक मैक्सिमा अचीव होगा, इससे पहले कि इन्फाइनाइटली स्मॉल वैल्यू अचीव करे। देखो पॉजिटिव है ना ऑल थ्रू, यही बात हमारे पास वहाँ हुई थी। तो आप इतना नोट करो, देन हम चलते हैं एंगुलर वेव फंक्शन की तरफ। तो चलो इससे पहले कि हम एंगुलर वेव फंक्शन को समझे, जरा इस चीज़ को समझो, यहाँ का यूज़ होगा। देखो हम वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं, वेव यानी 3D स्पेस में। 3D स्पेस में अगर हमें किसी पार्टिकल की पोजीशन को बताना हो तो हम 3 कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x, y एंड z। ये मान लो a इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है, ये है ओरिजिन पे है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या कहलाता है, रेडियल वेव फंक्शन। तो इस लाइन को हम बोल रहे हैं कि यह है रेडियल लाइन। ओरिजिन यह है न्यूक्लियस की पोजीशन और यह है इलेक्ट्रॉन। तो ये जो लाइन है जो जेड एक्सिस से एंगल बना रही है वो है थीटा। अगर हम इस लाइन की प्रोजेक्शन लें, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझने के लिए बोल रहे हैं कि इस लाइन की एक पिक्चर लें, जैसे कि मिरर लगा दें इसके नीचे, तो उस चीज़ का केस है। तो ये जो प्रोजेक्शन हम लें, इस मान लो ये मिरर लगा दिया तो इसके नीचे ऐसी इमेज आ जाएगी ना, तो ये मान लो प्रोजेक्शन है। तो जो प्रोजेक्शन है वो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है फाई।
अब यह इलेक्ट्रॉन की पोजीशन। अब मान लो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हुई तो थीटा एंड फाई भी चेंज होंगे, यानी एंगल्स चेंज होंगे। इतनी बात समझ आई कि थीटा एंड फाई चेंज हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ ना हो करके यहाँ हो गया तो थीटा एंड फाई की वैल्यू चेंज होएगी। बस इतना चीज़ देख लो कि थीटा एंड फाई क्या है और वो चेंज हो रहे हैं। आप चाहो तो इसे ड्रॉ कर सकते हो। तो चलो इसके बाद हम चलते हैं एंगुलर वेव फंक्शन पर। तो चलिए अब हम समझते हैं एंगुलर वेव फंक्शन को। द प्रोडक्ट थीटा एंड फाई इज कॉल्ड एंगुलर वेव फंक्शन। थीटा एंड फाई के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं एंगुलर वेव फंक्शन। थीटा एंड फाई अभी हम देख चुके हैं। बेसिकली ये थीटा के ही सिंबल्स हैं। लेटर में हमारे पास एक होता है अपर केस और एक होता है लोअर केस। ये है लेटर का अपर केस, है दोनों थीटा ही। यह है थीटा का अपर केस, यह है थीटा का लोअर केस। इसी तरीके से बोलते फाई ही है। यह है फाई का अपर केस और यह है फाई का लोअर केस। इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन गिवन बाय एंगल्स थीटा एंड फाई। ऑब्वियसली जो थीटा एंड फाई का प्रोडक्ट है वही एंगुलर फंक्शन है। थीटा एंड फाई अगर चेंज होंगे तो ये प्रोडक्ट भी चेंज होगा, एंड हेंस एंगुलर वेव फंक्शन डिपेंड कर रहा है थीटा एंड फाई पर। यानी एंगुलर वेव फंक्शन का क्या हो गया, डायरेक्शनल नेचर हो गया। देयरफॉर इट इज़, और ये बात समझ आ रही है ना थीटा फाई का चेंज होना। अभी हम देख के आए कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मान लो ए ना हो, कहीं और चला गया तो थीटा फाई की चेंज हो गई ना वैल्यू। Therefore, it is the function which determines the shape of the electron cloud or orbital. इलेक्ट्रॉन क्लाउड का यहाँ मीनिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सही है, जैसे हम बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन के पास जाने की प्रोबेबिलिटी, या फिर ऑर्बिटल। ऐसा कैसे हुआ, मतलब क्या चीज़ कहना चाह रहे हैं कि ये शेप के बारे में बता रहे हैं। देखो अभी हमने देखा कि न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हमने फाइंड आउट की थी, तो जो लाइन आई थी वो उसे हम रेडियल लाइन बोला था। अब उसके कोरेस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ थीटा एंड फाई आया था। यानी हम ये बता सकते हैं ना कि इस पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रॉन है, और वो पर्टिकुलर रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पास जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। यानी एक पर्टिकुलर रीजन पता चल गया ना हमें किस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग शेप ड्रॉ कर सकते हैं कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर एरिया में हमारे पास इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इनडायरेक्टली हमें शेप ही तो बता रहा है ये। एंड डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर एल एंड एम। ये एल यानी अजीमुथल क्वांटम नंबर और एम जो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उस पर डिपेंड कर रहा है। द एंगुलर वेव फंक्शन में बी एक्सप्रेस्ड एज, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो हमें पता है थीटा एंड फाई का प्रोडक्ट है, इसे सिंपली आप ऐसे लिख दो वाई इंटू थीटा एंड फाई। इस तरीके से हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप इतना नोट कीजिए, देन हम इसके फीचर्स को देखते हैं। तो चलिए इससे पहले हम फीचर्स को समझें। आप ये टेबल ड्रॉ कर लो, एक हमने रेडियल फंक्शन में की थी, अब यहाँ पर एंगुलर वेव फंक्शन में भी कर लो। क्वांटम नंबर्स, एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू 0, तो एस ऑर्बिटल, एल की वैल्यू 1, एम की 0, तो पी जेड होगा। एल की 1 है, एम की +1 है, तो पी एक्स होगा। एल की वैल्यू 1 है और पी की -1 है, तो पी वाई होगा, क्योंकि हमने देखा था ना एम कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -L to +L इंक्लूडिंग 0। अगर मान लो L की वैल्यू 2 है और M की वैल्यू 0 है तो हमारे पास होगा dz²। इनके कोरस्पॉन्डिंग जो एंगुलर वेव फंक्शन है वो लिखे गए हैं। इन्हें याद करने की जरूरत नहीं, बट फिर भी एक टॉपिक इनकम्प्लीट ना ले, अब इसको ड्रॉ कर लो। कहाँ से आए हैं उसमें हमें नहीं जाना है, वही चीज़ फिर हमारे सिलेबस से बाहर होगी और उसकी नीड भी नहीं है। तो चलो आप इतना नोट करो, देन हम फीचर्स को समझते हैं। चलिए अब हम समझते हैं फीचर्स ऑफ एंगुलर वेव फंक्शन। For an s orbital, the angular wave function is independent of angle theta and phi and has a constant value। कहता है कि s ऑर्बिटल के केस में जो एंगुलर वेव फंक्शन है यानी थीटा एंड फाई का प्रोडक्ट, वो एंगल थीटा एंड फाई पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि थीटा एंड फाई की कांस्टेंट वैल्यू है। क्या मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, देखो जब हमने वो क्यूब ड्रॉ किया था, 3D स्पेस दिखाया था, वहाँ पर न्यूक्लियस से लाइन हमने ज्वाइन की थी इलेक्ट्रॉन तक, उसके कॉरस्पॉन्डिंग थीटा एंड फाई आया था। मतलब थीटा एंड फाई कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि हर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सिमिलर है, स्फेरिकली सिमेट्रिक है। When a plot is drawn for this wave function in 3 dimension, it is found to be spherical। स्फेरिकल का मतलब सिमेट्रिक है, सभी डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है। Thus an s orbital is spherical shape। तो s ऑर्बिटल क्या हुआ, स्फेरिकल शेप, और स्फेरिकल का मतलब सिमेट्रिकल है कि हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमिलर है। क्लियर, तो आप इतना नोट करो, देन हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सेकंड पॉइंट देखिए, द वेव फंक्शन फॉर द 3p ऑर्बिटल्स।
and also for the d orbital depends upon the angle theta and phi। p ऑर्बिटल्स और d ऑर्बिटल्स के केस में थीटा एंड फाई पर डिपेंड करेगा जो एंगुलर वेव फंक्शन है। दीज ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। ऑब्वियस सी बात है, थीटा एंड फाई हमारे पास अगर डिपेंड कर रहा है, थीटा एंड फाई चेंज हो गए तो डायरेक्शन भी चेंज होंगे, यानी डायरेक्शनल नेचर के हो गए। Therefore, these orbital directional in nature and have different orientations around the nucleus। न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ओरिएंटेशंस है। ऑब्वियस सी बात है, थीटा एंड फाई चेंज हुआ, एंगल चेंज हुआ तो ओरिएंटेशन चेंज होगी ना। मान लो न्यूक्लियस को ओरिजिन लें तो जो ऑर्बिटल है वो एक्स एक्सिस की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड है, वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड है, जेड एक्सिस की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड है। ओरिएंटेशन से हमारा मतलब ये है। क्लियर। नेक्स्ट देखें, द कंप्लीट वेव फंक्शन रिप्रेजेंट द ऑर्बिटल इन विच द रेडियल पार्ट गिव अस साइज एंड द एंगुलर पार्ट डिटरमाइंस इज शेप। रेडियल वेव फंक्शन हम पढ़ चुके, एंगुलर वेव फंक्शन हम पढ़ चुके। रेडियल पार्ट बता रहा है हमारे पास कि ऑर्बिटल का साइज क्या है, और जो एंगुलर पार्ट है वो हमें बता रहा है कि ऑर्बिटल का शेप क्या है। यानी कंप्लीट वेव फंक्शन हमारे पास क्या एक्सप्लेन कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। अब कंप्लीट ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं, आप इतना नोट कर लो। चलिए, thus द कंप्लीट वेव फंक्शन में बी एक्सप्रेस्ड एट साई आर थीटा एंड फाई। आर विच इज़ ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस स्मॉल आर, जो कि न्यूक्लियस से हम डिस्टेंस लेते हैं, वाई इंटू थीटा एंड फाई। ये वाला हो गया रेडियल पार्ट और ये वाला हो गया एंगुलर पार्ट। कंप्लीट वेव फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिटल को। क्लियर। तो इट इज़ ऑल अबाउट रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शंस। एक बार सम अप करें, आज हमने क्या किया। देखिए, हमारा टॉपिक था रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शंस। सबसे पहले रेडियल वेव फंक्शंस को समझा, देन उनके फीचर्स को वन बाय वन डिटेल में समझा। उसके बाद हमने एंगुलर वेव फंक्शन को समझा और उसके बाद उसके फीचर्स को देखा। देखो, इंपॉर्टेंट पार्ट की अगर हम बात करें, अगर ये क्वेश्चन अब आपकी यूनिवर्सिटी मान लो जितने भी हाईएस्ट मार्क्स मैक्सिमम है, अगर उतने में पूछता है तो हमें फीचर्स बताने पड़ेंगे। अगर मान लो थोड़े में पूछ रहा है तो आपको क्या बताना है, एक तो रेडियल पार्ट की डेफिनेशन जो सबसे पहले हमने डिस्कस की कि उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो पार्ट, और उसके बाद एंगुलर वेव फंक्शन वाली जो हमने डेफिनेशन लिखी और उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो पार्ट, और उसके बाद ये वाली लाइन जोड़ दो जो अभी हमने लिखी ना कि जो कंप्लीट वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल को, जिसमें रेडियल पार्ट हमें साइज देता है और ऑर्बिटल का एंगुलर पार्ट हमें शेप देता है ऑर्बिटल का, और फिर उसके बाद ये चीज़ लिख दो कि कंप्लीटली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ज़्यादा चक्कर में पढ़ना ही नहीं है हमें, क्योंकि टेबल जो है आई थिंक वो याद कर पाना भी थोड़ा हमारे लिए डिफ़िकल्ट ही काम है। कर लेंगे आप जरूर, अगर याद कर सके तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें भी लिख देना। वरना अगर वो ना याद कर पाओ तो मिनिमम ये चीज़ तो हमें रिप्रेजेंट करने हैं कब, जब कम मार्क्स में पूछा जा रहा है। अगर ज़्यादा में पूछा जा रहा है तो आप टेबल भी लिख दो, आई थिंक उसमें तो हमें फिर फीचर्स भी एक्सप्लेन करेंगे। बट ज़्यादा में मेरे ख्याल से नहीं पूछेगा, कम में ही पूछेगा। तो आपको रेडियल वेव फंक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसकी रिप्रेजेंटेशन, एंगुलर वेव फंक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसकी रिप्रेजेंटेशन, एंड एट द एंड जो कंक्लूजन हमने लिखा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर। तो चलिए आज इतना ही देखेंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।